क्या दो लोगों की हामी या कंसेंट किसी भी जुर्म को वैलिड बना सकती है? ध्यान से सुनिए, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 29 वही फिल्टर है जो आपके कंसेंट के घुमंड को तोड़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के उस मास्टर क्लॉज को समझेंगे जो जनरल एक्सेप्शंस की पावर पर लगाम लगाता है। आप सब ने सेक्शंस 25, 26 और 27 के बारे में पढ़ा होगा, जहां कंसेंट सहमति एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सेक्शन 29 कानून का वो ब्रेक है जो कहता है कि समाज के खिलाफ किए गए कामों में आपकी निजी सहमति की कीमत 0 है। ये सेक्शन पुराने IPC की धारा 91 का नया अवतार है। इसका मूल मंत्र सीधा है, कानून सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि समाज की नैतिकता यानी सोशल मोरालिटी को बचाने के लिए खड़ा है। What you will learn? सेक्शन 29 कैसे सेक्शंस 25, 27 पर फिल्टर की तरह काम करता है। रिजल्ट बेस्ड वर्सेस कॉन्डक्ट बेस्ड ऑफेंसेस का असली खेल। वे 4 पिलर्स जिनके बिना सेक्शन 29 अधूरा है। लैंडमार्क केसेस जो आपकी कानून की समझ बदल देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बारीकियों में घुसे, एक सवाल, क्या अपराध सिर्फ नुकसान होने पर होता है या उसे करने मात्र से? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब हम सेक्शन 29 BNS को एक और इम्पॉर्टेंट एंगल से समझेंगे, इंडियन पीनल कोड के साथ इसका इंटरप्ले। इसका IPC से कनेक्शन समझो। ये प्रोविजन डायरेक्टली इंस्पायर्ड है IPC के सेक्शंस 91, 92, 93 से, खासकर सेक्शन 91 IPC से। IPC सेक्शन 91 क्या कहता है? सेक्शन 91 कहता है कुछ एक्ट्स अपनी नेचर से ही क्रिमिनल होते हैं। उनकी इल्लीगैलिटी उसके एक्ट पे डिपेंड नहीं करती, हार्म हुआ या नहीं, कंसेंट दिया गया या नहीं। और सेम यही लॉजिक BNS सेक्शन 29 में कंटिन्यू होता है। सेक्शन 29 भी वही प्रिंसिपल रीइंफोर्स करता है। सेक्शन 29 कहता है कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली रॉन्ग है, यानी अगर एक्ट की नेचर ही इलीगल है तो आप कंसेंट या बेनिफिट का शील्ड यूज नहीं कर सकते। अर्लियर सेक्शंस 25 से 27 फोकस करते हैं कंसेंट, बेनिफिट, लेकिन सेक्शन 29 शिफ्ट करता है फोकस एक्ट की नेचर पर। क्रिमिनैलिटी कभी कभी रिजल्ट से नहीं बल्कि एक्ट की नेचर से डिसाइड होती है। IPC का प्रिंसिपल प्लस BNS का सेक्शन 29 इज इक्वल टू इनहेरेंटली क्रिमिनल एक्ट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय कंसेंट। बस इतना समझ लो, नेचर ग्रेटर देन कंसेंट ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंस, और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, लिमिट्स ऑफ कंसेंट। सेक्शन 29 को समझते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, कंसेंट अनलिमिटेड शील्ड नहीं है। लॉ क्लियरली कहता है कंसेंट कुछ एक्ट्स को लीगल नहीं बना सकता अगर वो एक्ट्स अपने आप में ही ऑफेंस यानी पर से इलीगल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ होते हैं, डिसेंसी को अफेक्ट करते हैं या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होते हैं। ऐसे मामलों में भले ही विक्टिम ने कंसेंट दिया हो, फिर भी क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म नहीं होती। इसे सेक्शन 27 से कनेक्ट करें। सेक्शन 27 प्रोटेक्शन देता है गुड फेथ, बेनिफिट, गार्डियन कंसेंट। लेकिन अगर एक्ट खुद ही इलीगल नेचर का है तो कंसेंट उसे लीगल नहीं बना सकता। कंसेंट इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। लॉ हमेशा चेक करेगा क्या एक्ट इनहेरेंटली रॉन्ग है। अगर हाँ, तो कंसेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। कंसेंट कैन जस्टिफाई रिस्क बट इट कैनॉट जस्टिफाई इलीगैलिटी। अब आते हैं सेक्शन 29 के कोर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर, थियोरेटिकल डिवाइड पर। सबसे पहले बेसिक डिस्टिंक्शन समझिए। कानून की दुनिया में अपराधों को देखने के 2 चश्मे होते हैं। सेक्शन 29 इसी अंतर पर टिका है। सेक्शन 29 का फाउंडेशन है 2 तरह के ऑफेंसेस के बीच डिफरेंस। पहला, रिजल्ट बेस्ड ऑफेंसेस। यहां फोकस होता है रिजल्ट यानी हार्म पर। अगर हार्म हुआ तभी ऑफेंस बनेगा। एग्जाम्पल, अगर चोट नहीं हुई तो ऑफेंस भी नहीं। दूसरा, कंडक्ट बेस्ड ऑफेंसेस। यहां फोकस है एक्ट खुद पर, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मतलब अगर एक्ट प्रोहिबिटेड है तो ऑफेंस होगा, भले ही हार्म हुआ हो या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 29 प्राइमरीली कंडक्ट बेस्ड ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है। सेक्शन 29 कहता है कि कुछ एक्ट्स इतने सीरियस होते हैं कि
उन्हें कंसेंट से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पब्लिक मोरालिटी, सोसाइटल ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। इसका डीपर इम्प्लीकेशन ये है कि लॉ सिर्फ इंडिविजुअल हार्म नहीं देखता, बल्कि ब्रॉडर चीजें भी देखता है, सोसाइटी का ऑर्डर, मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट। इसलिए सेक्शन 29 एक सेफ गार्ड है। ये इंश्योर करता है कि जनरल एक्सेप्शंस मिसयूज ना हो और कुछ बाउंड्रीज हमेशा फिक्स्ड रहें, चाहे पार्टीज के बीच अग्रीमेंट हो या परसीव्ड बेनिफिट हो। जहां एक्ट खुद इल्लीगल है, वहां रिजल्ट या कंसेंट कोई फर्क नहीं डालते। सेक्शन 29 सीधा कंडक्ट बेस्ड अपराधों पर हमला करता है। यहां विक्टिम की मुस्कुराहट या उसकी यस कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने कानून की लक्ष्मण रेखा लांघी है। आप समाज के नियमों को अपनी प्राइवेट कंसेंट से बेच नहीं सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 29 के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मीनिंग एंड पर्पस के बारे में। सबसे पहले कोर आइडिया पकड़िए। सेक्शन 29 कहता है कि कुछ ऑफेंसेस एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब इनकी इलीगैलिटी डिपेंड नहीं करती विक्टिम की कंसेंट पर, कितना हार्म हुआ उस पर, या इंटेंशन बेनिफिट का था या नहीं। यानी यहाँ पूरा फोकस है एक्ट की नेचर पर, न कि रिजल्ट या इंटेंशन पर। अब सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑफेंसेस सिर्फ इंडिविजुअल हार्म नहीं करते, बल्कि सोसाइटल वैल्यूज, पब्लिक पॉलिसी और लीगल प्रोहिबिशंस को वायलेट करते हैं। इसलिए लॉ कहता है, चाहे विक्टिम अग्री करे, चाहे हार्म कम हो, चाहे इंटेंशन अच्छा हो, फिर भी एक्ट इल्लीगल रहेगा अगर वो इनहेरेंटली प्रोहिबिटेड है। अब इसे पिछले कॉन्सेप्ट से जोड़िए। सेक्शन 27 कंसेंट प्लस बेनिफिट प्लस गुड फेथ इक्वल्स प्रोटेक्शन। लेकिन सेक्शन 29 कुछ ऑफेंसेस इतने सीरियस हैं कि कंसेंट भी उन्हें लीगल नहीं बना सकता। यानी सेक्शन 29 एक आउटर बाउंड्री है जो सेक्शन 27 जैसे एक्सेप्शंस को लिमिट में रखता है। कुछ ऑफेंसेस में लॉ इंडिविजुअल चॉइस से ऊपर उठकर सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 29 को एक लेयर्ड कंसेप्चुअल अप्रोच से समझते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे ये प्रोविजन पूरे कंसेंट फ्रेमवर्क को कंट्रोल करता है। फर्स्ट लेयर, करेक्टिव मैकेनिज्म। सबसे पहले सेक्शन 29 एक करेक्टिव टूल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि सेक्शंस 25 और 27 देखने में ऐसा लग सकता है कि कंसेंट हो, बेनिफिट हो तो हार्म भी अलाउड हो सकता है, लेकिन सेक्शन 29 क्लियरली कहता है एक्स, ये इंटरप्रिटेशन उन एक्ट्स तक एक्सटेंड नहीं होगी जो इंट्रिंसिकली अनलॉफुल है। सेकेंड लेयर, लिमिटिंग ऑटोनॉमी। अब अगला स्टेप, सेक्शन 29 रीइंफोर्स करता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, लॉ पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर वो चॉइस पब्लिक मोरालिटी को अंडरमाइन करे, सेफ्टी को खतरे में डाले या लीगल ऑर्डर को डिस्टर्ब करे तो कंसेंट इनवैलिड हो जाएगा। थर्ड लेयर, प्रिवेंटिंग लीगल मैनिपुलेशन। अब सबसे एडवांस्ड लेयर, सेक्शन 29 एक लूप होल बंद करता है। अगर ये प्रोविजन ना हो तो ऑफेंडर्स कंसेंट का मिसयूज करके सीरियस ऑफेंसेस से बच सकते थे। इसलिए लॉ डिक्लेयर करता है कुछ क्राइम्स में कंसेंट कंप्लीटली इररेलेवेंट है। सेक्शंस 25 से 27 कंसेंट बेस्ड प्रोटेक्शन देते हैं। सेक्शन 29 उस प्रोटेक्शन की बाउंड्री सेट करता है, यानी जहां एक्ट लॉफुल है कंसेंट मैटर्स, जहां एक्ट इनहेरेंटली अनलॉफुल है कंसेंट इररेलेवेंट। कोट, Section 29 ensures that consent is a defense but never a license for illegality. अब हम सेक्शन 29 के लेयर्ड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के पार्ट 2 को समझते हैं, जहां पूरा कॉन्सेप्ट एक एडवांस्ड क्लैरिटी लेता है। फोर्थ लेयर, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रॉन्ग्स। सबसे पहले एक क्रूशल डिस्टिंक्शन, प्राइवेट रॉन्ग्स जहां कंसेंट लायबिलिटी को निगेट कर सकता है, पब्लिक रॉन्ग्स जहां कंसेंट कंप्लीटली इममटीरियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑफेंस सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड है तो कंसेंट रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन अगर ऑफेंस सोसाइटी को इफेक्ट करता है तो कंसेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। यही डिस्टिंक्शन मॉडर्न क्रिमिनल लॉ का कोर है। फाइनल लेयर, नॉर्मेटिव बाउंड्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल इंसाइट।
सेक्शन 29 लॉ में नॉर्मेटिव बाउंड्रीज सेट करता है, यानी कुछ एक्ट ऐसे हैं जो अपनी नेचर से ही अनएक्सेप्टेबल हैं, चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। इसका पर्पस क्या है? एथिकल कोहेरेंस मेंटेन करना, सोशल लेजिटिमेसी प्रोटेक्ट करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, जनरल एक्सेप्शंस का मिसयूज रोकना। सेक्शन 27 फोकस करता है कंसेंट प्लस बेनिफिट पे, तभी प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन सेक्शन 29 उस प्रोटेक्शन की बाउंड्रीज को सेट करता है। प्राइवेट रॉन्ग्स कंसेंट वैलिड, पब्लिक रॉन्ग्स कंसेंट इररेलेवेंट। Section 29 ensures that criminal law serves society, not just individual agreements. पर आखिर एक जज कैसे तय करता है कि कहाँ सेक्शन 29 का डंडा चलेगा? इसके लिए हमें सेक्शन 29 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखना होगा। तो चलिए सेक्शन 29 के पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट को समझते हैं। एक्ट मस्ट बी एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म। इसका सिंपल मतलब क्या है? एक्ट खुद में ही क्रिमिनल होना चाहिए, चाहे उसे हार्म हुआ हो या नहीं। यानी यहाँ फोकस शिफ्ट हो जाता है रिजल्ट से इंट्रिंसिक नेचर ऑफ एक्ट पर। अब समझिए ऐसा क्यों? कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली डेंजरस होते हैं, इमोरल होते हैं, सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, इसलिए उन्हें पनिश किया जाता है, भले ही किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट हार्म प्रूव ना हो। एग्जाम्पल कैटेगरीज: ऑब्सेनिटी, ट्रैफिकिंग, पब्लिक न्यूसेंस। यहाँ हार्म मेजरेबल हो या ना हो, एक्ट फिर भी ऑफेंस रहेगा। अब इसे थ्योरी से जोड़ते हैं। मैलम इन से एक्ट्स जो इनहेरेंटली रॉन्ग हैं, मैलम प्रोहिबिटम एक्ट्स जो लॉ ने प्रोहिबिट किए हैं। सेक्शन 29 दोनों कैटेगरीज को कवर करता है। कोर्ट पूछता है अगर हार्म नहीं भी होता तो क्या एक्ट फिर भी ऑफेंस होता? व्हेन अगर आंसर येस है तो सेक्शन 29 अप्लाई होगा और कंसेंट बेनिफिट इररेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 27 में हार्म प्लस बेनिफिट प्लस कंसेंट मैटर करते हैं, लेकिन सेक्शन 29 में कुछ एक्ट्स में हार्म इररेलेवेंट हो जाता है। जहां एक्ट खुद गलत है वहां हार्म प्रूव करना जरूरी नहीं और कंसेंट भी कोई डिफेंस नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये विक्टिमलेस क्राइम्स हैं जिनसे स्टेट को नफरत है। अगर शिकार को फर्क नहीं पड़ रहा तब भी स्टेट को फर्क पड़ता है। अब हम सेक्शन 29 के दूसरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट पर आते हैं, जो कि है इररेलेवेंस ऑफ कंसेंट। सबसे पहले कोर आइडिया समझिए। सेक्शन 29 साफ साफ कहता है कंसेंट किसी इनहेरेंटली अनलॉफुल एक्ट को लीगल नहीं बना सकता। अब इसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से जोड़िए। सेक्शंस 25-27 में कंसेंट लायबिलिटी को रिड्यूस या खत्म कर सकता है, लेकिन सेक्शन 29 में कंसेंट कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए विक्टिम ने फ्रीली कंसेंट दिया, कॉन्सिक्वेंसेस समझे, कोई अपेरेंट हार्म भी नहीं हुआ, फिर भी एक्ट पनिशेबल रहेगा अगर वो इनहेरेंटली इल्लीगल है। अब सवाल ये आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक मोरालिटी को, सोशल ऑर्डर को और लीगल सिस्टम की इंटेग्रिटी को। जरा सोचिए, अगर कंसेंट को अलाउ कर दिया जाए तो क्या होगा? हार्मफुल प्रैक्टिसेस लीगल हो जाएंगे और सोशल नॉर्म्स अंडरमाइन होंगे और लीगल लॉ को इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लॉ कहता है ऐसे केसेस में कंसेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सेक्शन 27 देखता है कंसेंट मैटर्स को और सेक्शन 29 देखता है कंसेंट इररेलेवेंट को। तो फर्क कहाँ है? फर्क है एक्ट की नेचर में। लॉफुल एक्ट है प्लस कंसेंट वैलिड है तो प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर अनलॉफुल एक्ट है और कंसेंट भी वैलिड है तो वो स्टिल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कंसेंट कैन एक्सक्यूज हार्म बट इट कैन नेवर एक्सक्यूज एन अनलॉफुल एक्ट। कानून यहाँ बहुत सख्त है। यहाँ योर चॉइस पब्लिक पॉलिसी के सामने घुटने टेक देती है। अब हम सेक्शन 29 के तीसरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट पर आते हैं। पब्लिक पॉलिसी ओवरराइड्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। सबसे पहले कोर आइडिया समझिए। सेक्शन 29 ये एस्टैब्लिश करता है कि पब्लिक पॉलिसी और सोशल इंटरेस्ट इंडिविजुअल कंसेंट से ऊपर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्रिमिनल लॉ सिर्फ इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए अगर कोई एक्ट पब्लिक मोरालिटी को वायलेट करता है या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है तो इंडिविजुअल कंसेंट उसे लीगल नहीं बना सकता। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। दो लोग आपस में अग्री कर लें किसी प्रोहिबिटेड एक्ट के लिए, फिर भी लॉ उसे पनिश कर सकता है।
क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सोसाइटी पर पड़ता है। अब पूरा सेक्शन 29 कनेक्ट करें। एक्ट इनहेरेंटली अनलॉफुल है, कंसेंट इररेलेवेंट है, पब्लिक पॉलिसी सुपीरियर है। इसलिए सोसाइटी का इंटरेस्ट ग्रेटर देन इंडिविजुअल चॉइस। आपकी पर्सनल फ्रीडम वही खत्म हो जाती है जहां से समाज की सेफ्टी शुरू होती है। ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ के बाउंड्रीज और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ही वैलिड है। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े फैसलों की जान है। आइए देखते हैं कैसे। न्यायालयों ने बार बार ये साबित किया है कि इंडिपेंडेंसी ऑफ हार्म ही सेक्शन 29 की असली ताकत है। आर वर्सेस ब्राउन 1993। केस का बैकग्राउंड क्या था? ये केस इंग्लिश लॉ का है, जहां क्वेश्चन था, क्या कंसेंट ऐसे एक्ट्स को लीगल बना सकता है जो बॉडीली हार्म कॉज करते हैं? अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स ने खुद की इच्छा से ऐसे एक्ट्स किए जिनसे इंजरी हुई, प्लेजर के लिए। मतलब कंसेंट क्लियरली प्रेजेंट था, विटमार्क। कोर्ट के सामने इशू आए, क्या ऐसा कंसेंट क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकता है? इससे क्या प्रिंसिपल निकल के आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने साफ कहा, अगर एक्ट इनहेरेंटली हार्मफुल है और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो कंसेंट डिफेंस नहीं बनेगा। कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड कर दी। मतलब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कंसेंट होने के बावजूद भी लायबिलिटी बनी रहती है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो काम समाज की नैतिकता के खिलाफ और स्वभाव से खतरनाक है, उनमें कंसेंट का ढोंग नहीं चलेगा। ये केस एस्टैब्लिश करता है, कंसेंट कैनॉट लीगलाइज इनहेरेंटली रॉन्गफुल एक्ट्स। देखो, सेक्शन 29 के फ्लो को समझो। सेक्शन 29 कहता है, कुछ ऑफेंसेस इंट्रिंसिकली अनलॉफुल हैं। आर वर्सेस ब्राउन भी यही कहता है, कंसेंट उन्हें लीगल नहीं बना सकता। दोनों मिलकर एक प्रिंसिपल देते हैं, पब्लिक पॉलिसी पहले आती है इंडिविजुअल कंसेंट से। जहां एक्ट खुद ही गलत है, वहां कंसेंट कोई शील्ड नहीं। लॉ हमेशा सोसाइटी के साथ खड़ा होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, जो सेक्शन 29 के बैकबोन को और मजबूत करता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब 1980। इस केस का बैकग्राउंड क्या था? ये केस स्मगलिंग से जुड़ा था, जहां एक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ प्रेपरेटरी स्टेज पर था। अगर फैक्ट्स को देखें तो अक्यूज्ड ऐसे एक्ट्स कर रहे थे जो क्लियरली स्मगलिंग की प्रेपरेशन थे, यानी अभी एक्चुअल हार्म नहीं हुआ था। ड्यूरिंग द केस जो इशू कोर्ट के सामने निकल के आते हैं वो है, क्या हार्म ना होने से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सेट किया और कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा कि कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर और इंटेंशन से ही पनिशेबल होते हैं। मतलब एक्चुअल हार्म जरूरी नहीं है। अब इसे सेक्शन 29 से जोड़ो। सेक्शन 29 फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम रिजल्ट टू कॉन्डक्ट। याकूब केस confirms that conduct itself can be criminal। यही है conduct based criminality। कोर्ट ने कहा कि आपका इरादा और आपकी तैयारी, conduct, ही आपको अपराधी बनाने के लिए काफी है। नुकसान होने का इंतजार कानून नहीं करता। तो फिर फाइनल प्रिंसिपल क्या बनता है? If the act is inherently dangerous or unlawful, liability exists even without harm। क्रिमिनल लॉ सिर्फ नुकसान नहीं देखता, बल्कि इरादे और एक्ट की नेचर को भी पनिश करता है। ये केसेस चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्राइवेट डील्स सार्वजनिक कानून को नहीं बदल सकती। चलिए इसे रियल लाइफ सिचुएशंस में देखते हैं, ताकि आप एग्जाम या कोर्ट में कभी गलती ना करें। सिनेरियो 1, इलीगल ट्रेडिंग यानी अवैध व्यापार। दो दोस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम तस्करी करेंगे और अगर पकड़े गए तो एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों की मर्जी है। सेक्शन 29 कहता है, योर सिग्नेचर मीन्स नथिंग। तस्करी कानूनन बैन है, इसलिए आपकी आपसी सहमति रद्दी का टुकड़ा है। सिनेरियो 2, पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव। एक पूरी कॉलोनी के लोग लिख कर देते हैं कि हमें पड़ोस के लाउड म्यूजिक से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रात भर बजे। पब्लिक पीस को भंग करना एक सामाजिक अपराध है। पड़ोसियों की सहमति पुलिस को कार्यवाही करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये समाज के प्रति अपराध है। सिनेरियो 3, डेंजरस या इमोरल एक्ट्स यानी खतरनाक प्रथाएं। कोई कहता है, मुझे चोट पहुंचाओ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। अपराधी ये नहीं कह सकता कि विक्टिम ने ही तो कहा था। कानून ऐसी सहमति को लात मार देता है, क्योंकि वो काम बुनियादी तौर पर अनैतिक और बुरा है। सीधी बात, जहां पब्लिक लॉ शुरू होता है वहां प्राइवेट अग्रीमेंट खत्म हो जाता है।
कानून को सिर्फ रटिए मत, उसके पीछे के लॉजिक को पकड़िए। याद रखिए, सेक्शन 29 चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कुछ सीमाएं नॉन नेगोशिएबल होती हैं। अगली बार जब कोई कहे मेरी मर्जी, तो उसे सेक्शन 29 की याद दिला देना। कानून को समझिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए।